हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद गजानन में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। तो देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप रेलवे ले लो, या आप रिट की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम में ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। अगर मैं एसएससी की बात करूँ, एसएससी में प्री में यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हो तो रेट की तैयारी में भी आपको एग्जाम में यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही एडवांस टॉपिक है। तो हम यहाँ से जीरो से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। जो भी आप चाहे किसी भी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हमारा पहला टॉपिक होगा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। देखिए, रेखा एवं कोण, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लाइन एंड एंगल में पॉइंट। देखिए, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक ऐसा फिगर जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ऊंचाई होती है। तो एक ऐसा फिगर जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है और ना ही इसकी ऊंचाई होती है। तो एक सा फिगर जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा फिगर जिसका एरिया जीरो हो। जिसका एरिया क्या हो? जीरो। जैसे मैं डिनोट करता हूँ एक पॉइंट को, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में ना तो इसकी लेंथ है, ना इसकी ब्रीथ है और ना इसकी हाइट है। देखिए, एक पॉइंट है और इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा सर्किल होगा, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या होगी? जीरो, या उसका एरिया जीरो होगा। अगर हम यहाँ से ऐसे बड़ा सर्किल है, इसको छोटा छोटा करते चले जाएंगे अगर अब, और आप सबसे छोटा, जैसे जितना छोटा सर्किल आप बना सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। तो देखिए, पॉइंट एक ऐसा सर्किल हो गया जिसकी रेडियस को हम क्या बोल सकते हैं? जीरो। जिसकी रेडियस क्या हो? जीरो। या आप बोल सकते हो इसका एरिया क्या हो? जीरो। ऐसा सर्किल जिसका एरिया जीरो हो उसे हम बोलेंगे पॉइंट। इस पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ए, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इस तरीके से कैपिटल लेटर में अपन डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर में हमेशा डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा, पॉइंट क्या है? जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही क्या होती है? ऊंचाई। और एक पॉइंट ये होता है कि पॉइंट हमेशा जीरो डायमेंशनल होता है, जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। अब जीरो डायमेंशनल का फिगर क्या होता है? आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे जीरो डायमेंशनल हो गया, 1 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, इस तरीके से होते हैं। तो जीरो का मतलब जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना चौड़ाई ना ऊंचाई, कुछ भी नहीं होता है। अगर हम 1 डायमेंशनल की बात करें कि कोई फिगर अगर 1 डायमेंशनल है, इसका मतलब है उसमें ओनली लेंथ होगी। जैसे अगर हम लाइन की बात करें तो इसमें ओनली लेंथ होती है, इसमें क्या होती है? ओनली लेंथ। तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल फिगर। इसी तरीके से अगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, अगर लंबाई और चौड़ाई, जैसे अगर हम आयत की बात करें, कोई भी रेक्टेंगल ले लो, कोई स्क्वायर ले लो, तो ये सब क्या है? ये क्या है? 2 डायमेंशनल। और जो हम यहाँ पे सिलेंडर पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, ये क्या है? जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। ठीक है, जिसकी तीनों दिशाएं हो उसे हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल। तो आपने सीख लिया होगा जीरो डायमेंशनल का मतलब क्या है। जीरो डायमेंशनल का मतलब है जिसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। तो ये हमने पढ़ा पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में कि लाइन क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए लाइन। ठीक है, पूरे बेसिक से पढ़ेंगे अपन लाइन। हिंदी में इसे बोलते हैं रेखा।
ठीक है, रेखा क्या होती है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट, ए सेट ऑफ ए पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइन ओनली बहुत सारे पॉइंट होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होता है, और जिसमें ओनली लेंथ होती है, इसकी ब्रीथ नहीं होती है, यानी इसकी चौड़ाई नहीं होगी, ओनली इसकी लंबाई होगी। जैसे अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे एक के आगे एक इस तरीके से बनाता जाऊं, इस तरीके से बनाता जाऊं और इनको अगर मिला दूं तो ये बन जाएगी एक लाइन। क्या बन जाएगी? एक लाइन। इसी तरीके से अगर मैं इन्हें पीछे की तरफ एक के पीछे इस तरीके से बढ़ाता जाऊं तो ये पीछे की तरफ भी बन जाएगी, तो इसे भी बोलेंगे अपन लाइन। ठीक है, तो एक कंप्लीट लाइन हो गई। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट नहीं है, ना तो यहाँ लेफ्ट साइड में और ना राइट साइड में, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे 0 एंड पॉइंट है, यानी इस तरफ आप राइट साइड में जाओ तो राइट साइड में भी अनंत की तरफ बढ़ सकते हो, और पीछे की तरफ जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, उतना बढ़ा दो, वो क्या कहलाएगी? लाइन। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज करूँ, ठीक है, थोड़ा सी बात यहाँ पे लाइन पे कर लेते हैं। इनको अपन डिनोट करने के लिए बोलेंगे यहाँ से ए, और इस पॉइंट को अगर नाम दे दे अपन बी। ठीक है, पॉइंट तो है नहीं, लेकिन इसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे? ए बी। कैपिटल लेटर्स में अपन डिनोट करते हैं ए बी, और इसे डिनोट करने के लिए इस तरीके से ए बी लिख देते हैं और इसके ऊपर इस तरीके से लाइन बना देते हैं। तो इसके दर्शाने का तरीका हो गया, इसको डिनोट करने का तरीका, इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। यह तो हो गया लाइन का तरीका। अगर हम यहाँ से और डायमेंशनल की बात करें, यहाँ पे डायमेंशनल की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए डायमेंशनल क्या है। अभी मैंने बताया आपको 0 डायमेंशनल क्या होता है, 1 डायमेंशनल क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। इनको शॉर्ट में बोलते हैं 1D, 2D और 3D। 3D शेप, 2D शेप, 1D शेप, इस तरीके से, या 1D डायग्राम, 1D फिगर्स, 2D फिगर्स, 3D फिगर, इस तरीके से। तो इसमें डायमेंशनल क्या होगी? इसमें ओनली लेंथ है, ब्रीथ नहीं है, यानी इसकी चौड़ाई नहीं है, इसकी ओनली क्या है? लेंथ। तो ये क्या हो गया? 1 डायमेंशनल फिगर। ये क्या कहलाता है? 1 डायमेंशनल फिगर। देखिए यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइन क्या है, लाइन किन से बनती है, पॉइंट से बनती है, कौन से डायमेंशनल है, 1D डायमेंशनल है, और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। आपके पास इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए बी, ए स्मॉल ए, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे के आपको थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पे ये हमने पढ़ा लाइन यानी रेखा के बारे में पढ़ा, यहाँ पे एंड पॉइंट थे नहीं, यहाँ पे ना तो इस तरफ एंड पॉइंट था ना इस तरफ एंड पॉइंट था। अगर मैं यहाँ से इस लाइन का कुछ पार्ट ले लेता हूँ, अगर मैं जैसे मान लो ये कुछ एल लंबाई की पार्ट होगी, 10 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, कुछ भी, यानी यहाँ से फिक्स लेंथ की मैंने कोई लाइन ले ली जिसका यहाँ भी एंड पॉइंट है और यहाँ भी एंड पॉइंट है। जहाँ इसकी कुछ फिक्स लेंथ लेंगे तो यहाँ भी एंड पॉइंट होगा, यहाँ भी एंड पॉइंट होगा, क्योंकि वो फिक्स होगी। तो फिक्स होगी तो इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसे रेखाखंड। आपको पता चल जाएगा होगा इसमें कि लाइन क्या होती है। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा रेखा, इसके बाद में हमने पढ़ा रेखाखंड, और तीसरा आता है किरण। तो किरण के बारे में हम पढ़ेंगे, रे के बारे में। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है जो एक निश्चित लेंथ की होगी। ठीक है, कोई भी निश्चित लेंथ की लाइन, उसको ही हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। कुछ फिक्स पार्ट का हमने लाइन से ले लिया तो उसको बोलेंगे अपन लाइन सेगमेंट। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं रे, RAY। रे, रे मीन्स किरण। रे, इसको हिंदी में बोलते हैं किरण। देखिए किरण क्या होती है, रे क्या होती है। हमने पढ़ा कि लाइन में कुछ भी एंड पॉइंट नहीं होता, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हम यहाँ से अनंत तक की ओर जा सकते हैं, तो वो लाइन कहलाती है। अगर एक एंड पॉइंट होता है तो उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे अगर 2 एंड पॉइंट होंगे तो उसको रेखाखंड बोलेंगे। और किरण क्या होती है कि उसका अगर हम यहाँ से इसका एक फिक्स पॉइंट ले लें और इसको अनंत की ओर बढ़ाते चले जाए,
इसको अगर हम बढ़ाते जाए, यहाँ आगे जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से अगर इसका एंड पॉइंट 1 है और यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया तो इसे आप बोलोगे रे, क्या बोलोगे, किरण या रे, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान लो एंड पॉइंट O है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट करके आप जितना आगे बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो, वो क्या कहलाएगी, रे, उसे बोलते हैं अपन किरण। तो यहाँ पे एंड पॉइंट कितना होता है, 1, इसका एंड पॉइंट कितना होगा, 1, इसमें एंड पॉइंट होगा 1, और रेखाखंड में कितना होगा, रेखाखंड में होता है 2, ठीक है, 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसमें 1 एंड पॉइंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमने पढ़ लिया लाइन, अब हम पढ़ते हैं एंगल्स, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए एंगल्स, एंगल्स के बारे में पूरा पढ़ते हैं। एंगल्स से यहाँ से क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल भी आता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। एंगल्स हिंदी में बोलते हैं इसे कोण, कोण। तो देखिए कोण क्या होता है, कोण होता है दो किरणों के मध्य झुकाव को। अगर दो किरण इस तरीके से हैं और इनके मध्य झुकाव को, या जो झुकाव होगा इनके बीच में, तो इनको हम बोलेंगे कोण। इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं अपन कोण या एंगल, कोण या एंगल। तो अपन इसमें डेफिनेशन में बोल सकते हैं इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज कॉल्ड एंगल, ठीक है। दो किरणों के मध्य झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल। देखिए यहाँ पे कई टीचर ऐसे बताते हैं कि दो लाइन के मध्य, वो जब आपको डेफिनेशन बताते हैं तो इस तरीके से बता देते हैं कि दो लाइन के मध्य झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल। लेकिन वहाँ पे लाइन आ रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ रे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, रेट 2000, इसका डेट का तो पता नहीं है, लेकिन रेट में एक थ्योरेटिकल में पूछा गया क्वेश्चन है कि एंगल किन के मध्य बनता है, कोण किन के मध्य बनता है। ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा था, पहला दे रखा था रेखाखंड, दूसरा दे रखा था रेखा, और तीसरा ऑप्शन ये दे रखा था किरण या रे, और चौथा ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको करना था किरण। दो किरणों के मध्य झुकाव को हम बोलते हैं एंगल। कभी भी रेखाओं के मध्य नहीं बनता। देखिए यहाँ से इसका एंड पॉइंट ये रहा, यहाँ से एक किरण ये रही और यहाँ से एक किरण ये रही, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एंगल, ठीक है। दो किरणों के मध्य झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल। अब देखिए इसको दर्शाने का तरीका, अगर यहाँ पे O, ये एक AOB, इसको दर्शाने के लिए एक एल साइड का अपन इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ऐसे एल बना लेते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे थीटा है तो इसको लिखते हैं AOB, एंगल AOB। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। और इसके जो मापने की इकाई है, इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी, इसकी इकाई या तो हम इसे डिग्री में मापते हैं, या तो इसे डिग्री में मापते हैं, या इसे मापेंगे रेडियन में, इसको मापेंगे रेडियन में, ठीक है। अब देखिए यहां से एंगल्स कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे अपन एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे अपन। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल्स के टाइप, तो देखिए यहां से अब हम पढ़े, पहला हम लेते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे न्यून कोण, न्यून कोण। देखिए न्यून कोण कौन सा होगा, एक ऐसा कोण जिसमें ये जो थीटा बनता है, अगर ये थीटा की वैल्यू अगर लेस देन है 90 डिग्री से, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन है 90 डिग्री से, तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो अगर किसी भी एंगल्स में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। तो वो क्या होगा, न्यून कोण।
तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन, आपको जो थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है कि एक्यूट एंगल क्या होगा। एक्यूट एंगल में फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 180 डिग्री से कम हो, इस तरीके से ऑप्शन बना के आपकी पूछा जा सकता है। दूसरा हम पढ़ते हैं, यहाँ हमने पढ़ा, देखिए इस टाइप को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं अपन, देख लीजिए इस तरीके से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थीटा की वैल्यू अगर लेस देन हो 90 डिग्री से, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन होगी 90 डिग्री से तब पढ़ेंगे। इसके लिए पढ़ेंगे अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 90 डिग्री से, तब हम पढ़ेंगे वो कौन सा एंगल होगा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो, अगर 180 की, यानी 180, अगर थीटा की वैल्यू इक्वल हो 90 डिग्री के तब एंगल पढ़ेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तब कौन सा एंगल कहलाएगा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो 180 डिग्री से बट लेस देन हो 360 डिग्री से, तब वो कौन सा एंगल कहलाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 360 के बराबर हो तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा। ये 4 टाइप्स, एक 6 टाइप्स हो गए हैं। इन 6 टाइप्स को ही हम एंगल्स के ये जो टाइप्स ऑफ एंगल हैं इनमें पढ़ेंगे। टोटल टाइप्स ऑफ एंगल यही कहलाते हैं। टोटल 6 तरीके के टाइप्स होते हैं एंगल्स के। तो पहला हमने पढ़ लिया है, थीटा अगर लेस देन हो 90 डिग्री से तब इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा पढ़ते हैं अपन, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं अपन राइट एंगल, उसे बोलते हैं अपन राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे समकोण, समकोण, ठीक है, समकोण। अगर एंगल इस तरीके से यहाँ पे जो थीटा बनता है अगर वो 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल या समकोण, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं जो भी समकोण है। तो दो लाइन के मध्य जो एंगल बनेगा उसको हम, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो उसको बोलेंगे अपन राइट एंगल। अगर इसको दर्शाने के लिए अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पे अगर ए ओ बी, और इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, कोई भी लाइन होगी, मान लो ये सी डी रेखा है और ये ए बी रेखा है, ठीक है। इसको दर्शाने के लिए आपके पास एक जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में इस तरीके से इसके साइन आते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो इसको जो राइट एंगल है वो दर्शाने का तरीका है दो लाइन को, कि दो लाइन अगर ए बी हैं और सी डी दो लाइन हैं तो इनको अगर दर्शाते हैं तो इस तरीके से उल्टा टी बना के अपन दर्शाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री बना हुआ है, दो लाइन के मध्य कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ए बी रेखा और सी डी रेखा परपेंडिकुलर है, सी डी रेखा पर ए बी रेखा परपेंडिकुलर है, तो इसको इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं अपन। पहला हमने पढ़ा थीटा की वैल्यू अगर लेस देन हो 90 डिग्री से। दूसरा हमने पढ़ा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। और थर्ड आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए हम दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, किसी को कुछ भी समझ में इससे दिक्कत ना आए, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में बोलते हैं इसे अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है कि अगर दो लाइन इस तरीके से हो और इनके मध्य अगर एंगल, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो 90 डिग्री, यहाँ इस तरीके से हो, अगर लाइन इस तरीके से हो तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है। अगर यहाँ पे इस तरीके से हो, ए एंगल हो, तो इसे बोलेंगे अपन एक्यूट एंगल, यानी सॉरी राइट एंगल, समकोण एंगल, ठीक है, समकोण। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गया, 90 से अगर ज़्यादा है, अगर जो थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन है 90 से, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन है 90 से, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ठीक है। अगले टाइप पर चलते हैं अपन, 3 हो गए। चौथा है, यहाँ हमने पढ़ा थीटा की वैल्यू अगर
क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 पे हमने 3 केस पढ़ लिए, 90 से कम हो, अगर 90 हो और 90 से अधिक हो। अब 90 से ज़्यादा अधिक होगा, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज में देख लेना, अगर 90 से थीटा की वैल्यू 90 से तो अधिक होगी, लेकिन कितनी अधिक होगी, लेकिन कम होनी चाहिए 180 डिग्री से, तब वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा या यहाँ पे हो जाएगा तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगी, लेकिन 180 डिग्री से कम होगी, तभी इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसे स्ट्रेट एंगल पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इनको। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से अधिक हो बट लेस देन हो 180 डिग्री से, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है। चौथा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में बोलते हैं इसे सरल कोण, सरल कोण, और कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा होता है रिजु कोण, रिजु कोण, या इसे बोलते हैं सीधा कोण। सीधा कोण, सरल कोण, रिजु कोण सब एक ही है। स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक सीधी रेखा पर बना एंगल, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। और उसका मान कितना होता है, अगर यहाँ पे O पॉइंट है तो इस पे जो एंगल बना होगा वो एंगल थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी लाइन पे जो लाइन द्वारा जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो इसे बोलेंगे अपन स्ट्रेट एंगल, यानी सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 180 पर कर लिया, 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, अगर 180 हो तो उसे बोलेंगे अपन स्ट्रेट एंगल। अगर 180 से ज़्यादा हो, अगर पांचवा टाइप है, अगर 180 से ज़्यादा हो थीटा की वैल्यू, तब उसे क्या कहेंगे, अगर 180 से ज़्यादा होगा तो उसे बोलेंगे अपन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे वृहत कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वृहत कोण। ठीक है, वृहत कोण क्या होगा, जो 180 से तो ज़्यादा हो, इस तरीके से जो क्या हो 180 डिग्री। हमने ये पढ़ा कि इस पॉइंट O पे, इस पॉइंट O पे अगर यहाँ पे एंगल जो बनता है इस सीधी लाइन द्वारा, ये बनता है 180 डिग्री। क्या बनता है, 180 डिग्री। लेकिन अगर इस 180 डिग्री से भी ये ज़्यादा बन जाए, अगर 180 से ज़्यादा बन जाए बट क्या हो 360 से कम हो, अगर पूरा एंगल बन जाएगा वो तो 360 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 180 से ज़्यादा हो बट क्या हो 360 से कम हो, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन होनी चाहिए 360 डिग्री। इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी वृहत कोण। तो ऐसा एंगल जिसमें जो थीटा है वो ग्रेटर देन हो 180 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा हो, बट लेस देन हो 360 डिग्री से। तो इस प्रकार के जो एंगल बनता है यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप जो हमारा लास्ट है, लास्ट होगा, हमने देखे जो छः टाइप पढ़े थे, हमने पहले 90 में पढ़े 3 टाइप, और इसी तरीके से 80 में पढ़ रहे हैं 3 टाइप। 3 टाइप या लास्ट टाइप हैं, अगर थीटा की वैल्यू 360 हो, कंप्लीट 360 हो, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। क्लियर है। पूर्ण कोण, किसी भी अगर कोई लाइन है और यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल बनता है, तो इसे हम बोलते हैं, इस थीटा को हम बोलते हैं, ये थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। इस या हम बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है, उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि किसी पॉइंट पर बना एंगल, उसका मान क्या होता है, किसी पॉइंट पर बने एंगल का मान कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किसी पॉइंट पर बना एंगल का मान कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके अलावा अब 2 टाइप्स के होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे बोलते हैं हिंदी में पूरक कोण। पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। देखिए अपन सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। ठीक है, पहले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। इसे बोलते हैं पूरक कोण। अगर दो एंगल्स, अगर आपको इस तरीके से दो एंगल्स मान लीजिए अल्फा है और एक दूसरा एंगल्स जिसका मान है बीटा। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा, दो एंगल से मान लीजिए ए ओ बी, इस तरीके से, और सी और कुछ मान लीजिए पी डैश पॉइंट है, और इस तरीके से दो एंगल्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा का मान अगर 90 डिग्री है, अल्फा और बीटा का मान क्या है? अगर 90 डिग्री है तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि अल्फा और बीटा यहाँ क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर यहाँ पे हम इस तरीके से बोले कि अल्फा का पूरक कोण क्या होगा? अल्फा का पूरक कोण बीटा होगा और बीटा का पूरक कोण क्या होगा? अल्फा। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर अल्फा का मान लो एक एंगल आपको 30 डिग्री देता है, तो इस तरीके से बोलता है कि अल्फा का पूरक कोण क्या होगा? तो अल्फा का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 30 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका पूरक कोण क्या कहलाएगा? जो बीटा होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर अल्फा की मान आपको दे दिया जाए और इसका पूरक कोण पूछे तो यहाँ आपको क्या करना है? 90 में से घटाना है। ठीक है, 90 में से घटाना है, वो इसका पूरक कोण आ जाएगा। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा? दो एंगल्स का मान क्या होगा? यहाँ पे अगर अल्फा है और यहाँ पे अगर दूसरा एंगल बीटा है, इसी तरीके से अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा? अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब हम इसे बोलेंगे कि अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण। ठीक है, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे अल्फा और बीटा का पूरक कोण था, उसी तरीके से यहाँ पे हम बोलेंगे अल्फा और बीटा एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये लाइन सेम रहेगी यहाँ पे भी कि अल्फा और बीटा यहाँ क्या कहलाएंगे? अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाए तो अल्फा की वैल्यू अगर आपको 40 डिग्री दे दे, अगर अल्फा की वैल्यू 40 डिग्री दे दे तो इस तरीके से पूछा जाए कि अल्फा का समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप क्या करोगे? 180 में से 40 घटा दोगे तो वो समपूरक कोण आ जाएगा अल्फा। तो क्या आ जाएगा? 140 डिग्री। तो अल्फा यानी 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो गया? 140 डिग्री। तो 40 डिग्री और 140 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। यानी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो इसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण। क्लियर है? इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरेटिकल बेस। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके अगर रिट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन जरूर आता है। पूरक कोण और समपूरक कोण से यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। रिट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसमें। ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, मैं आपको बता यहाँ पे लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक कोण का मान, एक कोण का मान उसके पूरक कोण से, उसके पूरक कोण से
14 डिग्री कम है, 14 डिग्री कम है तो कोण का मान बताइए। तो कोण का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एक कोण है, उसका पूरक कोण से अगर उसका मान जो है उस थीटा का मान है, उस पूरक कोण से उसके जो पूरक कोण होगा उससे 14 डिग्री अगर कम है तो ज्ञात करना है आपको उस कोण का मान। ठीक है, 14 डिग्री से कम है। तो देखिए अपन देखते हैं, इसको अरेंज करना है। जो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो लैंग्वेज बेस्ड में आपको केवल इक्वेशन अरेंज करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले लाइन में आपको बोल रखा है एक कोण का मान, कोण नहीं दे रखा, मैं मान लेता हूं थीटा है, मैंने मान लिया थीटा। क्लियर है? तो एक कोण का मान उसके पूरक कोण, उसका पूरक कोण क्या होगा, इस थीटा का पूरक कोण क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई अल्फा है और इसका पूरक कोण निकालना हो तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, यानी 90 में से अगर हम घटा देंगे तो इसका पूरक कोण आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये हो गया इसका पूरक कोण। ठीक है, तो एक कोण का मान उसके पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो ये तो हो गया पूरक कोण। इससे अगर हम 14 डिग्री कम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है उस कोण का मान, यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, इससे पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। क्लियर है? यहां से अपन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा ही निकाल लेते हैं। यहां से माइनस थीटा तो इधर आएगा तो 2 थीटा बन जाएगा, और यहां से 90 माइनस 40। ठीक है, 90 में से 14 घटाएंगे, यहां से 6 और यहां से 76, इस तरीके से आएगा। किसका वैल्यू आएगा, 2 थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो थीटा का मान क्या आएगा, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 8 दूनी 16, कितना आ गया 38 डिग्री। तो इस थीटा का मान क्या होगा, 38 डिग्री। ठीक है, 38 डिग्री होगा थीटा का मान, ये अपना आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी कोण का संपूरक कोण। ठीक है, लिख देता हूं, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से, कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, 10 डिग्री अधिक है। तो हमें ज्ञात करना है मूल कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। मूल कोण का पूरक कोण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, पूरक कोण ज्ञात करना है, जो एंगल आएगा उसका पूरक कोण। क्लियर है? तो देखिए यहां से जो दे रखा है किसी कोण का संपूरक कोण, हमें कोण नहीं दे रखा, मान लेता हूं मैं उसका थीटा मान लेता हूं कि कोई भी कोण है वो थीटा है। क्लियर है? तो इस थीटा का संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, अगर इस थीटा का संपूरक कोण निकालना है तो 180 माइनस थीटा करना होगा। इसका संपूरक कोण क्या आएगा, 180 माइनस थीटा, ये हो गया इसका संपूरक कोण। ठीक है, तो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण की, उस जो संपूरक कोण है वो उस कोण के 4 गुने से, उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। इस बार क्या बोला है कि किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण ये हो गया, ये उस कोण के जो थीटा था उसके 4 गुने से कितना अधिक है, 10 डिग्री अधिक है। तो मूल कोण का पूरक, तो हमें पहले थीटा ज्ञात करना फिर उसका पूरक ज्ञात करना है। तो हमें थीटा ज्ञात करना है, तो यहां से माइनस थीटा है तो इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू, जब 10 डिग्री वहां जाएगा तो इस तरफ बन जाएगा 170 डिग्री। क्लियर? जब थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहां से आएगा 17.34 डिग्री आएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, 2 बचेगा, 5 और 20, तो ये आ गया हमारे पास मूल कोण। क्या आ गया, मूल कोण। क्लियर? लेकिन हमें पूछा क्या है, मूल कोण का पूरक कोण पूछा हमें, मूल कोण का पूरक कोण, यानी इसका पूरक कोण निकालना है। तो इसका पूरक कोण निकालना है तो पूरक कोण क्या होता है, 90 माइनस थीटा, तो 34 हम इससे घटा देंगे 90 से, तो बच जाएगा कितना, यहां से 6 और यहां से 5।
60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 डिग्री। क्लियर है? ये आंसर होगा 60 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष और वाई दो संपूरक कोण हैं, यदि कोण अक्ष का संपूरक कोण वाई के पूरक कोण का आधा है तो हमें याद करना है अक्ष रेशियो वाई। क्लियर है? तो देखिए ये लाइन, ठीक है, यहां से पहली लाइन से हमें पता चलता है कि अक्ष और वाई दो संपूरक कोण हैं। इधर देखो अक्ष और वाई अगर दो संपूरक कोण हैं तो डेफिनेशन से अभी मैंने आपको बताया था कि अक्ष और वाई अगर दो संपूरक कोण हैं, दो एंगल से अगर संपूरक कोण है तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर है? पहले लाइन से हमारे पास ये आ गया कि x प्लस वाई क्या आ गया 180 डिग्री। देखिए यहाँ की जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं तो इनमें क्या होता है कि आपको इक्वेशन बनानी रहती है और इक्वेशन बना के आपको सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन इस लाइन से आ गई यहाँ तक कि पहला x और y दो संपूरक कोण है, यहाँ हमने लिख दिया x प्लस वाई 180 डिग्री है। फिर बोल रखा है यदि कोण अक्ष का संपूरक कोण। अब देखिए कोण अक्ष का संपूरक कोण बोला है तो संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण होता है 180 माइनस, ये हम जो भी कोण होता है उसमें से 180 में से घटा देंगे तो वो संपूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस अक्ष संपूरक कोण y के पूरक कोण। तो y का पूरक कोण निकालना है तो 90 माइनस y पूरक कोण का आधा है। तो इसका जो अक्ष का संपूरक कोण है वो y के पूरक कोण का आधा है। यहां से हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। तो दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो हमें सोल्व करना है। यहाँ से x और y ज्ञात करना है तो यहाँ से 2 को तो इधर ले आओ, 2 तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 360 माइनस 2x इज इक्वल टू 90 माइनस y, ये आ गया। यहाँ से अगर 90 अगर हम यहाँ से घटा लेते हैं तो 270 इज इक्वल टू 2x माइनस y, ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से यहाँ से x और y निकालेंगे तो अगर हम यहाँ जोड़ देंगे 2x माइनस y है और x प्लस y है, तो अगर 1 प्लस 3 को अगर जोड़ेंगे तो y से तो y कट जाएगा और 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है, तो 180 प्लस 270 ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 15, यहाँ पे 3 4, तो 3x हमारे पास आ गया 450। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। x की वैल्यू क्या आ गई 150। ठीक है, 5 दिया, यहाँ से सॉरी यहाँ से 3 से करेंगे तो 15 3 45। ठीक है, 150 आ गए, 150 आ गए। तो अगर x की वैल्यू 150 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 30। कैसे 180 में से y की वैल्यू x की वैल्यू घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें पूछा क्या है x और y का रेशियो पूछा है, तो x और y का रेशियो क्या होगा 150 और 30 का रेशियो क्या होगा 5:1। कितना आ गया 5:1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5:1। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पे बेस एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम संपूरक कोण पूरक कोण जो आज हमने पढ़ा है इस पे बेस जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पे बेस जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पढ़ते हैं। तो पैरेलल लाइन, इस पे बेस हमारे पास क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है समांतर रेखा। तो देखिए समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखाएं दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं अपन पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन इस तरीके से जो कभी भी जो आप आगे कितना ही बढ़ा लो अगर आपको कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इन लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। इनको क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन। अगर ये रेखा AB है और ये रेखा अगर CD है तो इसको दर्शाते हैं अपन AB पैरेलल है CD। इस तरीके से अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि AB पैरेलल है CD, AB रेखा समांतर है CD को। क्लियर है? तो यहाँ से हम एक पॉइंट पढ़ेंगे पैरेलल लाइन से।
जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको एक ट्रांसवर्स लाइन कोई भी मान लो PQ है, ये ट्रांसवर्स लाइन इसको किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे दो पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे मैं इनके जो एंगल बन रहे हैं उनको नाम दे देता हूँ। ये एंगल 1 है, कोण 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कोण 6, ये 7 और ये 8। इस तरीके से मैंने इनको नाम दे दिया। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। एंगल्स की जो इक्वल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एंगल्स के बारे में हम अगर पढ़े तो देखिए पहला हमारे पास आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको संगत कोण। देखिए संगत कोण होता क्या है? संगत कोण होता है कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई भी ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदीय रेखा या तिर्यक रेखा, ठीक है। तो कोई भी तिर्यक रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट लाइन, स्लांट लाइन, ठीक है। तो कोई भी पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इसको अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, तो कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको प्रतिच्छेद करती है, तो जो जहां पे जो फर्स्ट पैरेलल लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन है, इसके जो ऊपर एंगल बन रहा है वो का वो एंगल उसकी पैरेलल लाइन पे बनता है। वो एंगल कौन सा बनता है? जैसे एक है ये एंगल, इस लाइन द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही जो इस लाइन पे है, इस लाइन द्वारा ये एंगल 5 है, इसके बराबर होगा, यानी संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से कोण 1 हम बोल सकते हैं, कोण 1 किसके बराबर होगा? इस लाइन द्वारा इस लाइन पे बना हुआ एंगल कितना है? 1। वो किसके बराबर होगा? 5 के, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो इस पे जो एंगल बनेगा वो सेम रहेगा, 1 = 5, 1 = 5। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ से कोण 2 क्या होगा? कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे वाला, हमने क्या, जो ऊपर एंगल बन रहे हैं वो इस लाइन के ऊपर के बराबर होंगे, जो नीचे एंगल बन रहे हैं वो इस लाइन के नीचे के बराबर होंगे। कब होंगे? जब दोनों लाइन पैरेलल हो। कंडीशन है अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तभी ये संभव हो, अन्यथा अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये चीज हम नहीं लिख सकते, क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज हम क्लियर लिख सकते हैं कि कोण 3 = किसके बराबर होगा? कोण 7, कोण 7 के बराबर होगा। इसी तरीके से कोण 4 = किसके बराबर होगा? कोण 8, इस एंगल के बराबर होगा। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद में आता है, अगर हम यहां से अल्टरनेट एंगल्स की बात करें, दूसरा होता है, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट एंगल्स दूसरा होता है अल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसे एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण क्या होता है? कोई भी दो पैरेलल लाइन जिसमें अगर आपके पास या तो जेब्रा की जो जेड की आकृति होती है या उल्टा जेड, जो एक तो सीधा जेड होता है, एक उल्टा जेड होता है, इस तरीके की कोई भी आकृति दिखे जिसमें ये एंगल्स अगर थीटा है तो ये एंगल्स भी आपका थीटा होगा, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। जेड की आकृति में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इन दोनों एंगल्स का मान इक्वल होता है, इसे बोलते हैं अपन अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल्स और ये एंगल्स के जो दोनों इक्वल हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन से दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे देखिए एक जेड ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 3 = होगा कोण 6 के, क्योंकि यहाँ पे राइट जेड बन रहा है, तो यहाँ पे कोण 3 क्या होगा? कोण 6 के बराबर होगा। इसी तरीके से उल्टा जेड की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से एक जेड बन रहा है, तो कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 5। क्लियर है? यहां से एक तो ये जेड बन गया, तो कोण 3 किसके बराबर हो गया? कोण 3 बराबर हो गया कोण
6 के बराबर होगा, कोण 3 किसके बराबर हो गया, कोण 6 के। और यहाँ से अगर ये की बात करें तो कोण 4 किसके बराबर हो गया, कोण 5 के। क्लियर है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है इंटीरियर एंगल। इन पॉइंट को ध्यान रखना, इन पॉइंट पे रिट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस तरीके का लाइन पे जो पैरेलल लाइन है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको, ठीक है। जो एंगल सभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ से 100% है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। थर्ड है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं अंतः कोण। अंतः कोण हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण। अंतः कोण कौन से हैं, अंतः कोण है कि ये लाइन और ये लाइन, इसको जो स्लांट लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ के जो अंदर के कोण बन रहे हैं अंतः कोण, यहाँ और यहाँ एक लाइन के इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। इसके जो एंगल बन रहे हैं ये 3 और ये 5, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन है, और यहाँ के जो अंतः कोण कौन से होंगे, कोण 4 और कोण 6। यहाँ पे कोण 3 है, कोण 5 है। तो अंतः कोणों का मान, अंतः कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर दो पैरेलल लाइन है इनमें कोण 4, इनका योग 180 डिग्री होगा और इनका योग 180 डिग्री होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से कोण 3 प्लस कोण 5 ये क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। यहाँ से क्लियर है। अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर आपको एक कोण ये दे रखा है, अगर आपको ये कोण मान लो अगर 50 डिग्री दे रखा है तो ये कोण कितना होगा, अगर ये 50 है तो 180 में से 50 घटा दो तो 130 आ जाएगा। अगर आपको ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। क्लियर है। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोण अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। लास्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनमें आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में बोलते हैं इसे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या है। शीर्षाभिमुख कोण है अगर दो लाइन इस तरीके से किसी भी पॉइंट, मान लो ये O पॉइंट है, इसको अगर प्रतिच्छेद कर रही है, किसी पॉइंट O पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल होंगे, विपरीत कोण होंगे, वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है। अगर ये लाइन, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, और ये लाइन है CD। AB और CD दोनों किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे अपोजिट एंगल बराबर होंगे। इनको बोलेंगे अपन शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब अगर ये थीटा और ये थीटा अगर इक्वल है, यहाँ से अगर ये मान थीटा है तो बताओ ये कोण कितना होगा। अगर ये थीटा है, अगर ये 180 है टोटल, अभी मैंने बताया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 होता है। तो अगर 180 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी 180 माइनस थीटा होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनके अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके मध्य जो एंगल बनता है, इनमें अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्लियर है। दोनों एंगल्स जो एक लाइन में बनते हैं वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कि जो विपरीत एंगल बराबर होते हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, कोण, यहाँ पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि कोण जो एंगल 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 के।
ये यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 3K, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से इस पॉइंट पे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो कोण 5 इज इक्वल टू कोण 8 होगा और कोण 6 एंगल 6 इज इक्वल टू होगा एंगल 7। क्लियर है? तो ये यहाँ पे 4 एंगल्स बनते हैं, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए, एक अल्टरनेट एंगल बनता है, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। तो इस तरीके से ये एंगल बनते हैं। तो आपको उम्मीद है ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन रीट में जरूर आता है, यहाँ से या तो इसी बेस पे आएगा, इस तरीके से लाइन होगी, तिरक लाइन खींची होगी, या इसको चेंज करके वो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरीके से दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 3 से 4 पॉइंटों पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा बाहर कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हमारा लाइन और एंगल कंप्लीट होता है, लेकिन इसको 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट हम क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, 2 लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और इसी तरीके से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। आपको इस तरीके से लैंग्वेज में दे रखा है कि जो इसको दे रखा है अक्ष, ये लाइन अक्ष है, ये लाइन वाई है, इसी तरीके से ये लाइन ए है और ये बी है। क्लियर है? ये आपको दे रखा है, और इसमें आपको दे रखा है कि अक्ष इज इक्वल, अक्ष पैरेलल है वाई के, जो मैंने अभी बता दिया अक्ष पैरेलल है वाई के, और दे रखा है ए पैरेलल है बी, ए पैरेलल है बी के, और इसमें आपको एंगल्स दे रखे हैं। ये एंगल है 50 डिग्री, ये एंगल है P, इसको नाम दे रखा है S, इसको दे रखा है R, तो इसको दे रखा है Q। इस तरीके से एंगल्स दे रखे हैं, और आपको पूछा है कि P, Q, R और S इनका मान बताओ। क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ए लाइन, ये जो ए लाइन है ये बी लाइन के पैरेलल है, अक्ष लाइन वाई के पैरेलल है, ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है, ये P है, ये S है, ये R है, ये Q है, और आपको बताना है इनके मान P, Q, R, S। ठीक है? तो उम्मीद है एक बार आप करने की कोशिश कीजिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना हम देखते हैं। देखिए अभी यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर 50 डिग्री है, तो यहाँ से आप देखते ही बता दोगे कि ये P एंगल्स क्या होगा। अगर 2 लाइन पैरेलल है, इस लाइन को भूल जाओ। अभी जो मैंने बताया आपको, जो लाइन स्लांट लाइन है वो तिर्यक रेखा है, तो इसको 2 लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 है तो ये P कितना होगा? 180 माइनस 50, यानी ये एंगल्स का मान आ गया 130, यानी P का मान हमारे पास क्या आ गया? 130। अगर यहां से अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, अब इसको भूल जाइए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और यहां से एक तिर्यक रेखा आपको खींची गई है। यहां से अगर P है तो यहां भी P बनेगा। ठीक है? जो एंगल्स अभी मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल पहला एंगल बताया करस्पॉन्डिंग एंगल। इस लाइन पे जो तिर्यक रेखा द्वारा बना होगा, वहीं यहाँ पे जो इसकी पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि अक्ष और वाई क्या है? पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे एंगल भी 130 है, तो ये भी क्या होगा? 130 डिग्री होगा। ये अगर 130 है, ये भी क्या होगा? 130 डिग्री। अब बताइए अगर 130 ये है, ये 180 डिग्री है टोटल, ये 130 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 130, यानी यहाँ से ये एंगल आ गया आपके पास 50 डिग्री, यानी एस का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। क्लियर है? अगर 50 डिग्री है, आप यहां से भी कर सकते हो, ये 180 है, तो ये क्यू भी क्या होगा? क्यू भी क्या होगा? 50 डिग्री। अगर ऐसा नहीं करे तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 50 है, तो ये भी क्या होगा? 50 डिग्री। क्लियर है? अगर ये 50 है, या इस तरीके से यहाँ पे कर लो 130 आ गया, तो आर भी क्या होगा? 130 होगा। आर क्या होगा?
130 हो गया। ठीक है, इसमें सभी एंगल्स आ गए हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चन है इसी तरीके का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसी तरीके पैरेलल लाइन पे है, एक लाइन है इस तरीके से और ये पैरेलल है इस तरीके से दे रखा है और ये लाइन इसके पैरेलल है और इसी तरीके से इस लाइन के पैरेलल ये दे रखा है। क्लियर है? जहां से नाम दे रखा है इसको P, क्यों? ये R है, इनके बीच एंगल है 8 डिग्री। ये S है, ये U है और ये T है और ये एंगल दे रखा है 112 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं 53, 105। ठीक है, इस तरीके से दे रखे हैं। आपको फाइंड करना है एंगल ए का मान। तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है PQ इज पैरेलल U एंड RT। ठीक है, RT एंड QR पैरेलल है UB और फाइंड करना है ए का मान। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। PQ पैरेलल है RT के। ठीक है, R इसको नाम दे दिया, RT के पैरेलल है। ठीक है, और जो कौन सा है QR। ठीक है, QR पैरेलल है UV। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ से 8 डिग्री मान ज्ञात करना। आपको केवल दे रखा है 112 डिग्री। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये एंगल्स 112 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी एंगल क्या होगा 112। क्लियर है? अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए। अगर यहाँ पे इस एंगल पे इस लाइन द्वारा 112 एंगल बन रहा है, 112 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 112 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे भी क्या बनेगा 112 डिग्री। और फिर इसमें ये देखिए, अब इसको बोल जाइए यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 112 डिग्री है और ये क्या है 8 डिग्री। मैंने बताया इंटीरियर एंगल अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी A प्लस 112 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यानी A का मान कितना होगा, यहाँ से 8 और यहाँ से 68। A का मान कितना होगा 68। क्लियर है? तो हमारे पास आ गया A का मान, यही इसका आंसर होगा। A का मान कितना होगा 68 डिग्री। यहाँ से या तो जोड़ के देख लीजिए 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री में से घटाएंगे 112 डिग्री तो 820 और यहाँ पे 68 आ रहा है। ठीक है, आंसर इसका आ रहा है 68 आंसर। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लेते अपन। लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में अपन टॉपिक, हमारा टॉपिक क्लियर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, एक आपको इस तरीके से दे रखा है, लाइन है, इसमें ये एक तिर्यक रेखा दे रखी है और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे नाम दे रखे हैं AB, ये है C, ये D और ये दे रखा है E। ठीक है, और इनमें दे रखा है ये एंगल्स है 125 डिग्री, ये 5 अक्स दे रखा है, ये 2 अक्स दे रखा है, ये 85 है और ये दे रखा है YD। और आपको पूछा है 2x प्लस 3y क्या होगा, और इसमें ठीक है ये आपको दे रखा है। ऑप्शन है 186 डिग्री, 241, 466 और 180 डिग्री। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ से अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अक्स और वाई का फाइंड, अक्स और वाई को ज्ञात करना है, तभी हमारे पास 2x और 3y आएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए एक लाइन है AB, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल बनेगा ये 180 होगा।
अगर ये 5x है, ये 125 है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से क्लियर है? 5x प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो 125 यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से 5 30 हो गए, तो ये 50 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 11 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 11। यहाँ से हमारे पास आ गया x का मान 11 डिग्री। अब हमें क्या करना है? y का मान। तो अगर x का मान 11 है, x का मान 11 है, तो यहाँ से x का मान 11 है तो 11 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 55 डिग्री। तो y का मान कितना हो गया? यहाँ से ठीक है, ये ट्रांसवर्स अपोजिट एंगल तो है नहीं, तो ये 55 है और ये कितना होगा? अगर x के मान 11 है तो इसका मान कितना होगा? 22 डिग्री। क्या होगा? 22 डिग्री। अब इस लाइन पे ऊपर जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, ये लगा देंगे अपन। तो ऊपर लगा देंगे y डिग्री, इन एंगल्स का टोटल जो भी एंगल्स दे रखे हैं उन एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो y डिग्री प्लस 85 और ये कितना आ गया? 22। इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ से y का मान हमारे पास आएगा 180 माइनस यहाँ से 107 करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 70। ठीक है, 10 घटाएंगे तो 73। क्लियर है? 73 आएगा y का मान। अब हमारे पास y का मान आ गया है, x का मान आ गया है, हमें याद करना है 2x प्लस 3y। तो 2x का मान क्या होगा? 2x का मान तो कितना हो गया? 22 प्लस 3y का मान कितना होगा? इसे 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 तो 3 या 9, 219। 219 में हम जोड़ेंगे 22, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 220, 240, 241। कितना आ गया? 241। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 241। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल।